नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीड की मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें दिखाई देता है, वो उसके आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। मोनोकोट सीड में ज़्यादातर जो मोनोकोट सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस प्रकार के होते हैं, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, चावल है, ये सब। और इन सभी में जो सीड कोट होता है, टेस्टा और पेरिस्पर्म दोनों ही मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद दाने को, सभी प्लांट्स के सीड्स या ग्रेन्स को कैरियोप्सिस कहा जाता है। और इनके बीजों में फल भित्ति के बीच में आ जाने से माइक्रोपायल और बीजांड द्वार, छिद्र और हाइलम नहीं दिखाई देते। और ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो किसके द्वारा कवर रहता है? एंडोस्पर्म से भरा हुआ रहता है। और जो भ्रूण होता है या एम्ब्रियो जो होता है बहुत ही छोटा होता है और एक हिस्से में ही मौजूद दिखाई देता है। सामान्य रूप से जब गेहूं के दाने की हम बात करते हैं तो एनडाइसेबल फ्रूट होता है, जिसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं। गेहूं का दाना जो होता है वो अंडाकार हल्के भूरे रंग का होता है, जिसको अंबर कहा जाता है। और जैसा कि आप लोग देखते ही हैं, इसके वेंट्रल साइड पर एक ग्रू पाई जाती है और इसमें एक सिरे पर रोम होते हैं और दूसरे सिरे पर एम्ब्रियो स्थित होता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें? सीड कोट, एंडोस्पर्म, एलुरोन लेयर, एम्ब्रियो, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड कोट। सीड कोट अगर बात करें तो मोनोकोट्स में ग्रेमिनीकुल के प्लांट्स के अंदर सीड कोट फ्रूट वॉल से जुड़कर एक यूनिट बनाता है। एंडोस्पर्म की बात करें तो ये बीज का मुख्य भाग बनाता है। इसमें रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल इत्यादि संग्रहित रहते हैं। एल्यूरोन लेयर की हम बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जो एंडोस्पर्म के चारों ओर एक कोशिकीय परत के रूप में पाई जाती है। और इसमें सामान्यतः क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। एम्ब्रियो की अगर मोनोकोट में बात करें तो वो मुख्य रूप से लेटरली उपस्थित रहता है और डेवलप होता है। इसमें एक ही सीड कोट होता है, सीड कोटलीडन होता है, इसलिए इनको मोनोकोट कहा जाता है। और इस सीड कोटलीडन को स्कूटेलम कहा जाता है, जो कि बहुत कम विकसित होता है। और इसी के साथ इसके लेटरल साइड में प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल जो होता है कोलियोपिटाइल प्लूम्यूलजोल से रक्षित रहता है। नीचे की साइड में मूलांकुर या रेडिकल जो कि कोलियोराइजा से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब हम डायग्राम में जो चीज़ देख रहे हैं उसमें हमें मेज़ का जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। मेज़ के डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? ये मेज़ का भुट्टा जो कि खाया जाता है, जनरली हम लेके आते हैं। तो ये इसके स्टाइल्स जो आपको दिखाई दे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें सीड ग्रेन्स हैं। ये वाले ये पोड है, नहीं ये कोक जो है, इसके अंदर ये सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सीड को हम हटाकर देखते हैं तो इसमें इंटायर सीड कैसा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर येलो कलर का आपने देखा होगा। और इसके बाहर की कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। अब यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पर देख रहे हो, ये पेरिकार्प प्लस सीड कोट दोनों ही फ्यूज्ड अवस्था में हैं, इसमें अलग अलग नहीं है, इनको सेपरेट अपन नहीं कर सकते, ग्रेन है ये। अब उसके बाद इसमें अलस जब इसका काट लेते हैं सीड का, तो इसमें हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, यहाँ आप एक बार देखें इसको। ये है इसकी एल्यूरोन लेयर, जो अभी हमने बात की थी, एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। ये बड़ा हिस्सा जो है इसका ये कहलाता है एंडोस्पर्म। और ये एक जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्केटुलम, यानी इसका एक बीज पत्र। और ये है कोलियोप्टाइल जो कि प्लूम्यूल को कवर किए हुए रहता है। और ये है कोलियोराइजा
जो कि रेडिकल को कवर करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और प्ल्यूम्यूल और रेडिकल यानी कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा के बीच में पाया जाता है स्मॉल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। यहाँ भी इस चीज़ को आप आराम से, इसमें ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि तो लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म, और जो प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है वो कहलाता है इसकी बाहर की कवरिंग एलुरोन लेयर। और इसका जो एक पंख नुमा जो बीज पत्र है उसको हम बोलते हैं कोटलीडन या स्क्यूटेलम, और स्क्यूटुलम के साइड में पाया जाता छोटा सा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को कवर करने का काम करते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। और कोलियोप्टाइल किसको कवर करता है? प्ल्यूम्यूलरी लीव्स जो होती हैं उनको, और कोलियोराइजा करता है रेडिकल को प्रोटेक्ट। यहाँ पर हम जब इसका एम्ब्रियो एनलार्ज्ड हो जाता है तो वो स्थिति हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको कोलियोप्टाइल जो थोड़ा बड़ा हो गया एम्ब्रियो, तो कोटलिडरी लीव्स जो हैं, फिर ये प्ल्यूम्यूल है, फिर ये स्केटुलम है, और इसके बाद ये रेडिकल है, और ये है इसका कोलियोराइजा। इनलार्ज पोर्शन एम्ब्रियो का यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जब हम मक्का के सीड की जब हम बात करते हैं, गेहूं के सीड की जब हम बात करते हैं, तो हमें जब गेहूं के सीड की बात करी तो हमने ये लंबा होता है और ब्राउन कलर का होता है। मक्का का दाना जो होता है ओब्लोंग होता है, फ्लैटेंड चपटा होता है। इसकी चपटी सतह पर सफेद क्षेत्र द्वारा निरूपित क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो पाया जाता है। और इसके पेरिस्पर्म जो कि अभी हमने देखा था एंड सीड कोट फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा पाया जाता है, और पीले भूरे रंग का होता है। जब हम इसको लंबा काटते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के क्षेत्र को साफ साफ देखा जा सकता है। एम्ब्रियो जो होता है वो भालाकार छोटा सा ढाल की तरह से इसमें दिखाई देता है, यह आप देख सकते हैं। और ऊपरी सिरे पर इसका क्या पाया जाता है? इसके स्केटुलम, ये आप देख ही रहे हो, स्केटुलम है इसके, पाया जाता है। एक बीज पत्र जिसको बोलते हैं, क्योंकि एक ही बीज पत्र है तो इस साइड में होगा। और स्केटुलम का वह टिश्यू एरिया जो एंडोस्पर्म के नज़दीक होता है, एंडोस्पर्म के जो नज़दीक होगा वो एपिथेलियम बनाएगा। और एपिथेलियम एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू यानी इसके पास में एपिथेलियम टिश्यू क्या होगा? ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो एंडोस्पर्म से जो पोषण प्राप्त होगा उसको पचाने के लिए एंजाइम को सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करता है। स्केटुलम के लेटरली शॉर्ट एक्सिस होता है, पास में एक अक्ष पाया जाता है, ये अक्ष है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। इस एक्सिस का जो निचला हिस्सा होता है एक्सिस का उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। यहाँ भी आप इसको देख पा रहे हो, जो कि कोलियोराइजा नामक आवरण से ढका रहता है। शीत क्या होगी? कोलियोराइजा आवरण से ढका हुआ रहता है। और एक्सिस के ऊपरी सिरे पर क्या पाया जाता है भाई? प्ल्यूम्यूल। यहाँ पर प्ल्यूम्यूल पाया जाता है, और प्ल्यूम्यूल जो है कोलियोप्टाइल आवरण से, कोलियोराइजा नहीं, कोलियोप्टाइल आवरण से ढका हुआ रहता है। ये जैसे बड़ा हो गया तो इसमें ऐसे दिखाई देगा, छोटा है तो इसमें इस तरह का दिखाई देगा। कोलियोप्टाइल के बेसल भाग यानी फर्स्ट नोड एवं बीजपत्री पर्वशिंदी के बीच में मीजोकोटाइल होता है, यानी इन दोनों के बीच की जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो क्या कहलाएगी? मीजोकोटाइल कहलाएगी। अब यहाँ एक बार हम ये चीज़ देख लेते हैं, ये स्टाइल्स हैं कोब की, और ये इसका कवरिंग यानी स्पेथ है, और ये इसकी सीड ग्रेन्स है। यहाँ पर हम इसको सीड को जब देखते हैं तो ये पेरिकार्प हमें दिखाई दे रही है, इसके सेंटर में एम्ब्रियो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो यहाँ पर, यहाँ दिखेगा हमें एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा
इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ जो है एंडोस्पर्म है, ये साइड वाला एंडोस्पर्म है। और इसके अलावा इसमें बीच बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है रेमिनेंट्स ऑफ स्टाइल। स्टाइल के अवशेष जो बचे हुए हैं वो रेमिनेंट्स हैं इसके अंदर। और फिर इसको आपने देख लिया है, ये इसकी एलुरोन लेयर है और जो कि प्रोटीनेशियस होती है और इसमें अमाइलेज एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें बहुत बड़ा एंडोस्पर्म होता है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में फैट, लिक्विड ऑयल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और कोलियोराइजा एंड कोलियोपिटाइल एंड स्केटुलम, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। रेडिकल के ऊपर धीरे धीरे रूट कैप का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से प्ल्यूम्यूल जो है कोलियोप्टाइल के बेसल रीजन पर और मोनोकोट्स के बीच में एक मेसोकोटाइल क्षेत्र इसमें बन जाता है। जब हम इसी प्रकार से जब हम इसके फ्रूट वॉल और सीड कोट के बारे में बात करें तो इसमें कैरियोप्सिस कोट पाया जाता है। और कैरियोप्सिस कोट जो होता है वो उसमें लगभग 5 लेयर्स में डिवाइडेड रहता है। आउटर एपिडर्मिस मोटा होता है, थिक हाइपोडर्मिस, लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, क्रॉस सेल लेयर्स, ट्यूब लेयर्स, ये इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर न्यूसिलस जो है वो फल के निर्माण के दौरान और विकास के दौरान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। और जो मेच्योर फ्रूट होता है उसमें अगर ये उपस्थित भी होगा तो ये क्या होगा, कंप्रेस्ड कंडीशन में पाया जाता है। एंडोस्पर्म जो होगा वो लगभग 83% पार्ट बनाता है फ्रूट का। इनमें मुख्य रूप से स्टार्च एंड प्रोटीन होते हैं। और बाह्यतम जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एलुरोन लेयर, जिसमें फैट और प्रोटीन पाया जाता है। और यह जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होगा तो ये नेसेसरी एंजाइम्स का निर्माण करती है और ये जो स्टार्च युक्त एंडोस्पर्म एवं भ्रूण को पूर्ण रूप से घेरे हुए रहती है। ये इसको घेरने का काम करती है एलुरोन लेयर, भ्रूण को भी और एंडोस्पर्म को भी, जिसमें एंडोस्पर्म में क्या पाया जाता है, स्टार्च। एम्ब्रियो तो देख ही लिया आपने, साइड में छोटा सा स्थित होता है और इसमें एक रिड्यूस्ड प्रकार का हाशित प्रकार का बीज पत्र पाया जाता है जिसको स्क्यूटुलम कहते हैं। और ये एक और एम्ब्रियोनल एक्सिस से और दूसरी ओर एंडोस्पर्म से जुड़ा हुआ रहता है। और भ्रूण के निचले छोर पर रेडिकल और कोलियोराइजा और ऊपरी छोर पर प्ल्यूम्यूल एवं कोलियोप्टाइल स्थित होते हैं। और जो कोलियोराइजा जो होता है वो रेडिकल का प्रोटेक्शन यानी रूट का प्रोटेक्शन करता है और जो कोलियोप्टाइल है वो प्ल्यूम्यूल का प्रोटेक्शन करता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर स्ट्रक्चरली जब हमने इसको देखा तो इसमें ये चीज़ें इनलार्ज हो जाती हैं। इस प्रकार से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें मेज के ग्रेन में दिखाई देती है। इसी प्रकार की स्ट्रक्चर हम वीट के अंदर भी देख सकते हैं। वीट में इसी प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसमें भी वही स्टार्ची एंडोस्पर्म, वही ग्रेन का कोट पाया जाता है, एलुरोन लेयर पाई जाती है और एपिथीलियम पाई जाती है। तो मोनोकोट और डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर में हमने क्या डिफरेंस देखा, डाइकोट में 2 कोटलिडन्स थे, मोनोकोट में एक ही कोटलिडन है। डाइकोट में जनरली क्या थे, सीड्स जो थे कैरियोप्सिस नहीं होते हैं और डाइकोट में, और जबकि मोनोकोट में कैरियोप्सिस सीड होता है जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों ही फ्यूज्ड अवस्था में पाए जाते हैं। और मोनोकोट में जनरली सीड्स एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस प्रकार के होते हैं, जबकि डाइकोट में सीड किस प्रकार के होते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकोट में हमने एग्जाम्पल देखा है किसका, व्हीट ग्रेन का और मेज का, जबकि डाइकोट में हमने एग्जाम्पल पढ़ा किसका, केस्टर का यानी रिसिनस क्यूमिनस अरंड का, और दूसरा ग्राम यानी साइसर एरिटिनम का पढ़ा। जब हम इनकी स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तो हमें इनको
वाटर में सोक करना पड़ता है, भिगोना पड़ता है। उसके पश्चात हम इनका सेक्शन काट कर इसकी स्टडी कर सकते हैं और उसको हम स्टेन करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा। थैंक्स।